साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शालूबाई आर्ट स्टडी TGT। जैसा कि साथियों मैंने थंबनेल में बताया हुआ है कि आज हम आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे, जिसमें कि जो आदि ऐतिहासिक काल है उसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज हम डिटेल पढ़ने वाले हैं, जहाँ से जो हमारी चीज़ें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो चलिए साथियों, हम अब देखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो समय था क्या रहा था। तो पहले हम इसके समय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कला, अब देखते हैं समय। इसका समय 2300 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व या 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। देखिए साथियों, जो सिंधु घाटी सभ्यता की कला है इसके जो समय को लेकर विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत रहा है। तो जो इसका हम अगर कभी एग्जाम में यह पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो कला थी उसका जो समय था क्या रहा था, तो जो साथियों ये है मेन जो समय था 2300 से 1750 ईसा पूर्व के बीच की यह रही है, या फिर 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व की रही है। अगर ऑप्शन में ये नहीं हो तो रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार क्या दिया हुआ है, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व दिया हुआ है। 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व इसका समय होगा। या तो इससे हमें ऊपर नहीं जाना है और इससे हमें नीचे नहीं आना है 1750 से। अब आगे देखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की कला है वो किस काल के अंतर्गत आती है। पहले साथियों हमने जो प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था। जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो यह आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। जो हमारे जो इतिहास था, इतिहास को जो हमने 3 भागों में बांटा था। एक तो प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा आ जाएगा ऐतिहासिक काल। तो इसमें क्या हुआ, जो प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम पहले वीडियो में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, और जो आदि ऐतिहासिक काल है इसके अंतर्गत हमारी सिंधु घाटी सभ्यता आ जाती है। अब आगे देखते हैं जो आदि ऐतिहासिक काल है इसे और क्या कहा जाता है, तो इसे प्रोहिस्टोरिक एज, प्रोहिस्टोरिक एज भी इसे कहा जाता है। अब देखते हैं जो सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता शब्द है इसका जो प्रयोग करने वाले जो सबसे पहले पुरातात्विक थे कौन थे। सबसे पहले इसकी खोज या इसका प्रयोग करने वाले थे सर जॉन मार्शल, और जो इसकी खोज की थी सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की 1924 ईस्वी में की थी। कब की थी, 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। अब आगे देखते हैं जो हड़प्पा के टीला जो है और उनके अवशेषों के विषय में, हड़प्पा के टीले के विषय में और जो वहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो सर्वप्रथम जानकारी दी गई थी तो 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा दी गई थी। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन के द्वारा दी गई थी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो हड़प्पा का टीला है या उनके अवशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी कब और किसके द्वारा दी गई थी, तो 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा यह दी गई थी। आगे देखेंगे इस संस्कृति का जो उदय हुआ था ताम्रपाषाण पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो उदय हुआ था ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में, पश्चिमोत्तर भाग में। इसका नाम जो हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसका पता जो सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब प्रांत में अवस्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल में चला था। अब आगे देखते हैं जो हड़प्पा है उसे ऋग्वेद में क्या कहा गया है, तो हड़प्पा को ऋग्वेद में हरियूपिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, हरियूपिया। अब
एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इस पर किसका प्रभाव है या किसकी छाप दिखाई देती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रागैतिहासिक काल की छाप दिखाई देती है या प्रभाव दिखाई देता है। अब आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो जन्म हुआ था कहाँ से हुआ था, तो यह पूर्व के मध्य चीन से लेकर मध्य एशिया तक, पूर्व के मध्य चीन से लेकर मध्य एशिया तक इसका जन्म हुआ था। और जो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल था वो था 15 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 15 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। और लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार इसका क्षेत्रफल जो माना गया है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर माना गया है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग। अब आगे देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता थी इसका आकार क्या था। तो जो इसका आकार था, आकार त्रिभुजा आकार, यह जो थी त्रिभुजा आकार में थी। इसके जो अन्य नाम थे, अन्य कौन कौन से इसके नाम थे, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसको मृतक पात्रों की कला या मिट्टी के बर्तनों की कला, मृतक पात्रों की कला या मिट्टी के बर्तनों की कला, और इंडस वैली सिविलाइजेशन, आगे कांस्य युगीन कांस्यकालीन सभ्यता इसे कहा जाता है। इसे मेलुआ की भी सभ्यता भी इसे कहा जाता है, मेलुआ की सभ्यता। और क्या किस नाम से जाना जाता है, तो यह नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता भी इसे कहा जाता था। और सरस्वती घाटी की सभ्यता, लेकिन सबसे उपयुक्त नाम जो था इसका सिंधु घाटी सभ्यता ही था, सबसे उपयुक्त नाम जो था सिंधु घाटी सभ्यता ही था। वैसे तो इसे इतने नामों से जाना जाता है। अब आगे देखते हैं स्टुअर्ट पिगट ने जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं इन्हें क्या कहा था। तो इन्हें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगट ने एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। अब आगे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र विस्तार था कितने देशों में हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र विस्तार 3 देशों में माना गया है, भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में। अब यहाँ से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र विस्तार कौन कौन से देश में माना गया है, तो उसमें दे दिया था भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आगे इनमें से सभी। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा तो इनमें से सभी हो जाएगा, सभी हम इसका आंसर वहाँ पर टिक कर देंगे। अब आगे देखते हैं जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे वो कौन थे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इस पर बहुत ज़्यादा काम किया था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक इन्हें कहा जाता है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक कहा जाता है। आगे हम देखेंगे जो हड़प्पा संस्कृति थी इसकी मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसकी मुख्य विशेषता थी नगर नियोजन या नगर योजना। यहाँ पर जो नगर बनाए गए थे बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए थे। हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो के नगर थे, नगरों में जो भवन बनाए गए थे उसके जो जाल थे वो ग्रिड पद्धति में बनाए गए थे। अब आगे देखते हैं जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें पकी मिट्टी की ईंटों का प्रयोग उसमें किया गया है। किसका किया गया है? पकी मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया गया है। अब आगे देखते हैं जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उन्होंने पशुओं में किस पशु का ज़्यादा चित्रांकन किया था। तो जो बैल होता है, बैल कहें या वृषभ कहें, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो चित्रांकन किया था वृषभ का ही किया गया था। लेकिन इनका जो सबसे प्रिय पशु था वह था कुबड़ वाला सांड।
देखिए साथियों, जो मैंने आज इसकी जो ये क्लास डाली है, इसमें जो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो इसके प्रमुख केंद्र हैं, उनके बारे में मैं अगली वीडियो में जानकारी दूंगी। जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है। लेकिन जो महत्वपूर्ण यहाँ से टॉपिक पूछे जाते हैं अलग से भी, तो वो इस वीडियो में मैंने आज में बताए हैं। अब आगे देखते हैं, जो हड़प्पाई लोग थे, यहाँ आ जाएगा हड़प्पाई लोगों को किस पशु का ज्ञान नहीं था, तो वो हाथी का इनको ज्ञान नहीं था। अब एक क्वेश्चन है कि जो विश्व में सबसे पहले कौन सी धातु प्रयोग की गई थी, तो वह थी तांबा। क्या थी? तांबा। लेकिन जो हड़प्पा संस्कृति थी या हड़प्पा सभ्यता थी, वह कांस्य युग की मानी जाती है। वैसे तो यहाँ पर तांबा, पीतल, चांदी, सोना सभी तरह का धातुओं का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो मुख्य रूप से मानी जाती है, यह कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है। अब आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो व्यापार के लिए मोहरों का ये प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? मोहरों का। अब आगे क्वेश्चन, जो यहाँ से अलग ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आज मैंने ये पहली वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता से, तो वो ही आज मैंने इसमें रखा हुआ है। अब आगे देखेंगे, जो इस सभ्यता के लोग थे किसकी पूजा करते थे, तो धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। और वृक्षों में किसकी पूजा करते थे, तो वृक्षों में पीपल वृक्ष की ये पूजा करते थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो वृक्षों में किस वृक्ष की पूजा करते थे, तो पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। अब आगे देखेंगे, जो हड़प्पा लिपि थी, यहाँ से लिपि का तो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, लेकिन जो लिपि प्राप्त हुई है वो आज तक भी पढ़ी नहीं गई है। तो यहाँ से पूछा जाता है कि जो हड़प्पा लिपि थी उसका साक्ष्य कब प्राप्त हुआ है, तो 1853 ईस्वी में इसका सबसे पुराना साक्ष्य मिला है, जो अभी तक भी पढ़ा नहीं जा सका। इस लिपि में कितने अक्षर थे, तो जो हड़प्पा से लिपि प्राप्त हुई थी, इसमें 250 से 400 तक के अक्षर इससे प्राप्त हुए हैं। लेकिन यह लिपि कैसी थी, कौन सी लिपि थी हड़प्पा सभ्यता में, तो यहाँ की जो लिपि थी वह थी चित्रात्मक लिपि, या इसी को कहते हैं पिक्टोग्राफ लिपि। पिक्टोग्राफ, चित्रात्मक लिपि कहें या पिक्टोग्राफ लिपि कहें। अब आगे देखते हैं, जो सिंधु सभ्यता थी उसमें प्रमुख नगर कितने थे। यहाँ से जो ये क्वेश्चन है, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि जो ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी आने की संभावना यहाँ से रहती है। तो पूछा गया है कि यहाँ से जो प्रमुख नगर हैं कितने थे, तो प्रमुख नगरों की संख्या तो 2 ही थी, लेकिन जो पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक स्थल जो माने गए हैं वो माने गए हैं 6। कितने माने गए हैं? 6 माने गए हैं। अब कौन कौन से ये स्थल है, तो ये है, एक तो हड़प्पा हो गया, दूसरा मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, आगे चंदुद्रो और बनावली, ये जो है पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक स्थलों में ये माने गए हैं। अब आगे देखते हैं, जो हड़प्पा काल था उसमें चित्रकला के क्या आधार थे, मतलब चित्रकला के जो आधार थे, किस पर चित्रकारी ज्यादा की जाती थी, तो जो हड़प्पा काल था उसमें चित्रकला के आधार एक तो मृदभांड थे और दूसरा मोहर थे। तो कितने आधार थे? 2 आधार थे, मृदभांड और मोहर। मोहर को सील कहें या ताबीज भी कह सकते हैं, या इसको ठप्पा भी कह सकते हैं। ठप्पा, सील, ताबीज या ठप्पा। लेकिन जो हड़प्पा है सभ्यता है, इसमें चित्रों के जो विषय माने गए थे, पशु पक्षी मानव, पशु पक्षी मानव और ज्यामितीय आकृतियां यहाँ से चित्रों के विषय माने गए थे। अब आगे देखते हैं, जो सर्वाधिक जानकारी जो चित्र सिंधु सभ्यता में
चित्रकला से संबंधित जो सर्वाधिक जानकारी प्राप्त हुई है वो लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी से प्राप्त हुई है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस रंग के बर्तनों पर किस रंग से चित्रकारी की जाती थी, तो काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। अब आगे है कि जो हड़प्पा संस्कृति है वहां से सर्वोत्तम कलाकृतियां जो है मोहरे हैं, और अब तक कितनी मोहरे प्राप्त हुई हैं या सीले, तो 2000 सीले यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अब आगे देखते हैं, पूछा जाता है कि अभिलेख युक्त मोहरे पूरे सैंधव सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो जो अभिलेख युक्त मोहरे हैं पूरे सैंधव सभ्यता में हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं, और पशु आकृति युक्त मोहरे या ऐसे कहें मोहरे सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुई है। अभिलेख युक्त हड़प्पा और पशु आकृति युक्त मोहरे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, या सर्वाधिक मोहरे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। आगे देखते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें कौन से मुख्य पशु थे जो मोहरों पर उकेरे गए हैं, तो एक तो है चीता, हाथी, गैंडा और भैंसा। ये जो पशु थे मुख्य रूप से मोहरों पर उकेरे गए थे। आगे देखते हैं, जो मोहरे थी किस आकार में वहां पर पाई गई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरे पाई गई हैं किस किस आकार में पाई गई हैं, तो आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, गोल, सभी रूपों में यहाँ से मोहरे पाई गई हैं। लेकिन जो सर्वाधिक मोहरे पाई गई हैं वो वर्गाकार रूप में ही पाई गई हैं। वर्गाकार रूप इस तरह का होता है, ये इस तरह की मोहरे यहाँ से पाई गई हैं। जो मोहरे थी, मोहरे, ये होगा मोहरे, मोहरे की इनकी जो माप थी कितनी होती थी, तो 2.8 इंटू 2.8 अधिकतर मोहरों की जो माप होती थी 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर मोहरों की माप होती थी। अब आगे देखते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता में मोहरे प्राप्त हुई हैं वह स्टेटाइट पत्थर, गोमेद पत्थर, कांचली मिट्टी, सोने, चांदी, पीतल, तांबा और सेलखड़ी तथा टेराकोटा की हैं। पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस किस धातु से संबंधित जो मोहरे पाई गई हैं वो कौन सी धातु से पाई गई हैं, तो स्टेटाइट पत्थर, गोमेद पत्थर, कांचली मिट्टी, सोने, चांदी, पीतल, तांबा, सेलखड़ी, टेराकोटा की यहाँ से मोहरे पाई गई हैं। लेकिन अगर पूछ ले कि सर्वाधिक मोहरे किसकी पाई गई हैं, तो जो सर्वाधिक मोहरे हैं वो सेलखड़ी की प्राप्त हुई हैं। देखिए साथियों, आज जो इससे सिंधु घाटी जो सभ्यता थी इसके जो मेन टॉपिक थे वो मैंने आज रखे हैं। लेकिन जो आगे पूछा जाता है, जहाँ से बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता से कौन सी जो प्राप्त सामग्री प्राप्त हुई है और मोहनजोदड़ो से, तो वो मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी, क्योंकि ये वीडियो आज बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और अपलोड करने में टाइम लगता है, इसमें अपलोड जल्दी से नहीं हो पाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।